हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 9 की जो भूगोल है इसका तीसरा चैप्टर जो अपवाह स्वरूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का तीन भाग कंप्लीट कर लिया था। पहले भाग में नदियों के परिचय को देखा था, दूसरे भाग में सिंधु और गंगा नदी को पढ़ा था, तीसरे भाग में 4 प्रकार की नदियों को पढ़ा था। 4 नदियों को, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक नदी, यमुना नदी और उसके बाद घाघरा नदी। ये सारा 3 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर पिछले भागों को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कोसी नदी, जो आपका बिहार का काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इससे संबंधित फैक्ट, बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जानेंगे, फिर इसके बाद अन्य नदियों को भी हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कोसी नदी। तो जानिए यहाँ पर ये नदी कहाँ से निकलती है, तो महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय यानी कि हिमालय का 3 भाग है बच्चों। इस प्रकार से हिमालय है ना, हिमालय का 3 भाग है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं, ये जो सबसे ऊंची शिखर इसमें मौजूद है, इसको बोलते हैं महान हिमालय। और बीच वाले को बोलते हैं आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे निचले वाले को बोलते हैं बच्चों शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निकलता है, ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय का कौन से भाग से बच्चों, तो गोसाई थान से निकलकर नेपाल से होते हुए बिहार के सुपौल जिला, कौन सा जिला से, तो सुपौल जिले में प्रवेश करती है। आप में से कौन बच्चा जो है सुपौल जिले से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी बच्चा सुपौल से है तो वो जो आप जिस जिले से प्रवेश करती है बच्चों कोसी नदी, वो आपका सुपौल जिला है। तो आप लोग सुपौल जिले से अगर कोई है तो आपको पता होगा बच्चों कि ये जो है कोसी नदी बिहार के इसी जिले से प्रवेश करती है। आगे का पॉइंट है कि उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। यानी कि जो प्रमुख रूप से जहां पर कोसी नदी निकलती है बच्चों, जहां पर उद्गम होती है, तो उसके बगल की जो उसका मुख्य धारा जो होता है उसको बोलते हैं अरुण। अरुण के नाम से जाना जाता है। इसकी अन्य सहायक नदियां धारों में मिचाली, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। यानी कि इसके साथ अन्य सहायक धाराएं, छोटी छोटी धाराएं, छोटी छोटी नहरें, छोटी छोटी नदियां मिलती है। तो इसमें ये सारी नामें हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है सप्तकोशी। सप्तकोशी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए सप्तकोशी को आपको याद रखना है। सप्तकोशी आपका कोसी नदी का एक सहायक नदी है, सहायक धारा है। आगे बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला, सहरसा के पास एक स्थान है कुर्सेला, तो वहां पर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि कोसी नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो कोसी नदी बिहार में प्रमुख रूप से सुपौल में प्रवेश करती है, सुपौल से, ठीक है। और उसके बाद कोसी नदी बिहार के किस जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो आपको याद रखना है सहरसा जिला। सहरसा जिला कौन सा स्थान, तो कुर्सेला स्थान में मिल जाता है। आप लोग बताइएगा कौन सहरसा जिले से है। तो आप में से कौन बच्चा प्रमुख रूप से गंगा और कोसी नदी के उद्गम यानी कि संगम को स्थान को देखा है, यानी दोनों नदियां मिलती है, कोसी नदी और गंगा नदी, कौन कौन देखे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आगे बात करते हैं इस नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 230 किलोमीटर। बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है बच्चों, लेकिन काफी खतरनाक है, काफी भयानक है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है 230 किलोमीटर है। ये नदी ये नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों, प्रमुख रूप से विख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है। तो ये कोसी नदी जो है प्रमुख रूप से बहुत ही ज्यादा क्या करती है, तीव्र मार्ग परिवर्तन करती है। यानी कि मान लो नदी आज इस साल देखे आपकी इधर से जा रही है, ये नदियां भाग के दूर चले जाएगी, 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। यानी कि बहुत तीव्र होती है बच्चों, बहुत तीव्र ये अपने रास्ते को परिवर्तन करता है और जान माल की क्षति और कटाव बहुत करता है बच्चों, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। आगे जाने से पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है आपको, नोट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से जाना जाता है, टाल के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि गंगा नदी जो है, इसके द्वारा जो भी नवीन जलोढ़ मृदा लाई जाती है तो उसको टाल के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। बिहार में टाल का विस्तार कहाँ है आपको बताने के लिए आपको पूछ रहा है बच्चों। तो बिहार में आपको ध्यान रखना है कि बिहार के जिस जिस जिले से गंगा नदी प्रवेश करेगी, उसी क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये क्या करेगा, टाल क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रमुख रूप से बक्सर हो गया, पटना हो गया, कटिहार वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद आपका सहरसा हो गया। इसमें क्या होगा, आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा, तो इसलिए ये क्षेत्र आपका टाल कहलाएगा, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग कोसी, जो एक क्या है बच्चों, कोसी जो एक तरफ से अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कुरूड़ बाढ़ की विभीषिका से
इसे अभिशप्त अभिशप्त भी करती है। यानी कि क्या है बच्चों, प्रमुख रूप से ये तो नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रास्ता अपना परिवर्तन के कारण बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों को क्या करती है बच्चों, ये आपका उजाड़ देती है। तो प्रमुख रूप से ये अपनी विभीषिका और खतरनाक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है, यानी कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है, भयानक बाढ़ आती है, इसलिए इसको रोकने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से प्रमुख रूप से अपार क्षति होती है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है, क्योंकि कोसी नदी बिहार के जिलों में या बिहार के क्षेत्र में हर वर्ष क्या लाती है, भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे बहुत ही व्यापक स्तर पर जान माल की क्षति होती है। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मीन्स होता है बच्चों गम। ठीक है, तो बिहार का दुख, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। किसको? तो कोसी नदी को। हो गया आपका नोट पॉइंट। चले आगे बात करते हैं। अब आपका है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा नदी पढ़ लिए, थोड़ा सा बात कर लेते हो। तो सिंधु नदी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया गंगा नदी, गंगा के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया यमुना नदी, यमुना के बाद हम लोगों ने पढ़ा घाघरा नदी, घाघरा के बाद हम लोगों ने पढ़ा गंडक, गंडक के बाद हम लोगों ने पढ़ा कोसी। अब कोसी के बाद कौन सा नदी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रमुख रूप से नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बच्चों? नर्मदा नदी। तो ये आप चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको 100% के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि नदी से आपको कहीं पर किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो कहीं पर आप नहीं अटकेंगे। आपको नदी से इतना सारा चीज, इतना नॉलेज आ जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि नर्मदा नदी किस राज्य, इसका उद्गम स्थान जो है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश एमपी। किस स्थान? तो अमरकंटक नामक स्थान है। कौन सा स्थान? अमरकंटक। अमरकंटक के पास एक ये है बच्चों पहाड़ है। कौन सी पहाड़ी? तो मैकाल की पहाड़ी। तो वहीं से निकलती है ये आपका नर्मदा नदी। और ये कहाँ से होकर के बहती है, तो ये आपका एक भ्रंश से होकर के बहती है। भ्रंश किसको बोलते हैं, तो बच्चों ये हो गया, मान लीजिए एक पहाड़। ठीक है, एक पहाड़ हो गया ये, उसके बाद यहाँ पर एक पहाड़ हो गया, ये हो गया दो पहाड़। दो पहाड़ों के बीच ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से होकर के ये नदी बहती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों भ्रंश। क्या बोलते हैं इसको? भ्रंश घाटी। दो पहाड़ों के बीच से जब कोई नदी गुजरती है, निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंश। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव में जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव लघु दीर्घ प्रश्न जैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वहां पर भी ये प्रश्न आपको मिलने वाला है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। खंबात की खाड़ी भनोज के निकट, भनोज भी आपका गुजरात में है, भनोज के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेरा घाट में संगमरमर के शैल खंडों में ये नदी गहरे गौर जैसे होकर के बहती है, गहरे गड्ढों से होकर बहती है, तथा धुआंधार धुआंधार प्रपात यानी कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी है, जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। यानी कि कैसी मिलती है? समकोण पर मिलती है। यानी कि मान लीजिए बच्चों ये नदी है आपका नर्मदा नदी, इस प्रकार से आती है, तो ये इसके समकोण पर, इस प्रकार से समकोण पर 90 डिग्री का कोण बना करके इसके साथ मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण पर मिलती है नदियां। ठीक है, चले आगे बात करते हैं हम लोग। इस नदी की लंबाई लगभग लगभग 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य? तो गुजरात और मध्य प्रदेश। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीवीए लगा दीजिएगा। दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की बोलिए या प्रायद्वीपीय भारत की बोलिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? आपका नर्मदा नदी। आगे बात करेंगे तो आपको बताएंगे पहली नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। आगे बताएंगे गोदावरी के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम अगला नदी, तापी नदी। कौन सी नदी बच्चों? तापी नदी। ये भी आपका भ्रंश से होकर के बहती है, ये भी दो पहाड़ों के बीच से होकर के बहती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चों काफी सारा नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है बच्चों, बहुत ही आप लोग को मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है तापी नदी? बैतूल जिला मध्य प्रदेश। कौन सा पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी। जबकि हम लोगों ने नर्मदा को पढ़ा कौन सा पहाड़ी? मैकाल की पहाड़ी है ना, अभी ऊपर में पढ़ा हम लोगों ने
मैकाल की पहाड़ी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश है ना, इसको पढ़ लिया। आगे बात करते हैं अब हम लोग प्रमुख रूप से, यह नर्मदा नदी की भांति भ्रंश से होकर बहती है। अभी हमने बताया था आपको, भ्रंश से होकर बहती है नर्मदा नदी की भांति तापी नदी, और नर्मदा के समांतर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है, यानी कि पूर्णा नाम का एकमात्र सहायक नदी है बच्चों, सूरत के निकट मिलती है। सूरत कहाँ पर है? तो सूरत आपका गुजरात में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती, साबरमती नदी बच्चों गुजरात की एक साबरमती प्रमुख नदी है, और माही नदी, माही प्रमुख नदी है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है। इनमें गोवा का मांडवी, जुआरी, कर्नाटक कालिंदो, उसके बाद है बच्चों आपका गंगावेली, शरवती तथा नेत्रवती। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केरल की पेरियार, इसको याद रखना बच्चों, केरल का एक नदी है आपका पेरियार, ये भी नदी आपका कहाँ पर गिरती है? आपका अरब सागर में गिरती है। पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा। एकमात्र लंबी नदी, एकमात्र बड़ी नदी है बच्चों राजस्थान की, वो लूनी नदी, जो मरुस्थलीय भाग से होकर के बहती है। ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट मिल गया बच्चों? तो सबसे पहला पॉइंट मिला हम लोगों कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सा पर्वत से? तो मैकाले की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक नामक स्थान से। दूसरा पढ़े हम लोगों ने, दूसरा पॉइंट क्या हम लोग जाना बच्चों? तापी नदी, तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश। उसके बाद प्रमुख रूप से, इसके बाद हम लोगों ने जाना राजस्थान यानी मरुस्थलीय सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। गुजरात से होकर बहने वाली नदी कौन सी है बच्चों? आपका साबरमती नदी। उसके बाद माही नदी, ये भी आपका प्रमुख नदी है। ठीक है, और केरल का पेरियार, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख से यहाँ पर आपको नोट पॉइंट के रूप में कुछ दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं राजगीर में गर्म पानी का झरना है? आपको तो मालूम होगा बच्चों, राजगीर, राजगीर किस जिले में है? तो राजगीर है आपका नालंदा जिला में, नालंदा जिला में ही आपका राजगीर है बच्चों, नालंदा में ही बिहार शरीफ है। ठीक है, तो नालंदा जिला में आपका जो राजगीर है, यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना है, और ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण है। बिहार राज्य में एक आपका झरना है बच्चों, जलप्रपात है, कौन सा? ककोलत। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है। कौन सा जिला में है? नवादा में है। तो आप में से कौन बच्चा नवादा में, नवादा से बिलोंग करता है, और कौन बच्चा जो है राजगीर से बिलोंग करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन कौन ककोलत जलप्रपात को देखे हुए हो, और कौन कौन गर्म पानी, बिहार का जो गर्म पानी का झरना जो राजगीर में है, कौन कौन देखे हुए हैं आप लोग में से? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। चलिए अगला अगला नदी है हमारा, अगला नदी है। इससे पहले यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं साबरमती और माही नदियां किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो अभी मैंने बताया बच्चों, साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो साबरमती नदी आपका राजस्थान से होकर के निकलती है, राजस्थान से निकलती है, और ये आपका प्रमुख रूप से गुजरात से होकर बहती है ना, गुजरात। उसके बाद माही नदी, तो माही नदी ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, माही नदी, और मध्य प्रदेश से होकर के बहती है, और सीधा चली जाती कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी, महानदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है बच्चों, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। महानदी, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। गोदावरी नदी को पढ़ेंगे, कृष्णा नदी को पढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सारे नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए अच्छी तरह से बच्चों, क्योंकि ज्यादा नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा चैप्टर, है ना। चलिए अगला नदी है महानदी। महानदी ये प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी ऊपर में जितने नदी पड़े ऊपर में बच्चों, महानदी ये क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी हुआ, तापी नदी हुआ, उसके बाद साबरमती, माही, लूनी, वो सारी नदियां अरब सागर में गिर रही थी, लेकिन अब जो नदियां पड़ेंगे ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। ठीक है, तो महानदी प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है। ये नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो प्रमुख रूप से महानदी कहाँ से निकलती है बच्चों? तो ये निकलती है आपका उड़ीसा से, ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहीं से निकलती है, उसके बगल से निकलती है बच्चों। और ये प्रमुख रूप से कहाँ से बहती हुई? तो उड़ीसा, उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, मिल जाती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है। तो प्रमुख रूप से ये सारी नदियां क्या है बच्चों?
महानदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको इसमें से याद रखना है बच्चों, इसमें से आपको जोंक जो है प्रमुख है, ये आपका प्रमुख सहायक नदी है महानदी का, याद रखना है इसको, ठीक है। अगला है आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बात करते हैं, ये नदी महाराष्ट्र के नासिक, नासिक को जानते हैं ना, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है बच्चों, ये प्याज के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। हम लोग के गांव की तरफ बेचने आता है ना कि नासिक का प्याज है ना, मार्केट बाजार में जाते हैं तो प्याज वाले से प्याज खरीदते हैं, तो वो उसको पूछते हैं भाई प्याज कैसा है, मतलब कि ये प्याज सही है कि नहीं, खाने के लायक है कि नहीं सही से, तो वो आपको बताएगा नासिक का प्याज है, नासिक से लेकर के आए हैं ना। तो नासिक का जो प्याज है वो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है और नासिक प्याज के उत्पादन के लिए काफी फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और इसकी दरोनी यानी बेसिन जिस क्षेत्र से होकर के बहती है उस वो क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली हुई है। तो प्रमुख रूप से इसका जो दरोनी है, इसका जो बेसिन है, लगभग लगभग कितने राज्यों से होकर बहती है बच्चों? 5 राज्यों से, इसकी 5 राज्यों में इसकी दरोनी यानी कि दरोनी है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। मैंने पहले ही बोला था सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की तो गोदावरी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई लगभग लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अपुआ बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। किस क्षेत्र, किस राज्य में बच्चों? तो लगभग लगभग 50% से भी अधिक क्षेत्र जो है इसका अपुआ बेसिन प्रमुख रूप से वो महाराष्ट्र राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके आपको नदियों को याद रखना है जो सहायक नदियां हैं। प्राणहिता, वर्धा, ये प्राणहिता अलग है बच्चों, ठीक है, प्राणहिता, वर्धा, उसके बाद मंजीरा, उसके बाद वनगंगा यानी कि बेनगंगा, उसके बाद पेनगंगा। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके सहायक नदियों को बार बार आपको पूछा जाता है, तो पेनगंगा याद रखेगा, पेनगंगा, उसके बाद वेनगंगा, वेनगंगा, उसके बाद प्राणहिता, प्राणहिता के बाद वर्धा, वर्धा के बाद मंजीरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं अभी पहले बता देता हूँ, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या बिरिद गंगा यानी बूढ़ा गंगा कहा जाता है इसको। बिरिद गंगा, जवान यानी कि बिरिद यानी कि बहुत बूढ़ा होता है बच्चों, मतलब कि लंबी। तो यहाँ पर ये नोट पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। विरुद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कृष्णा नदी, ये नदी काफी इंपॉर्टेंट है और ये नदी मैं देखा हुआ हूँ, ठीक है। मैं महाराष्ट्र जब गया था बच्चों तो मैं प्रमुख रूप से कृष्णा नदी घूमने के लिए गया था, तो कृष्णा नदी को मैं देखा हुआ हूँ। कृष्णा नदी प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट स्थित महावालेश्वर यानी महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट का एक आपका प्रमुख रूप से महाबलेश्वर नामक स्थान है, कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। गोदावरी कहाँ से निकल रहा था? महाराष्ट्र से। कृष्णा कहाँ निकल रहा है? वो भी महाराष्ट्र से ही निकल रहा है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग लगभग 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है, आगे इसका पॉइंट है कि इसकी अपुआ बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूध गंगा, कौन सी गंगा बच्चों? दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट पड़वा, माल पड़वा, मूसी और भीमा, ये सारी इसकी क्या है बच्चों? प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख रूप से मैं इसको देखा हूँ बच्चों, यानी कृष्णा नदी को देखा हुआ हूँ। और ये कृष्णा नदी और पंचगंगा जहाँ पर मिलती है, मैं इसके दोनों के संगम स्थान को भी देखा हुआ हूँ। महाराष्ट्र का जिला है एक कोल्हापुर, तो वहीं पर उसी जिले में ये दोनों नदियां मिलती है। तो इसके संगम स्थान पर मैं घूमने के लिए गया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर इसी इसी कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है बहुत बड़ा सा मंदिर, देखने के लायक है। आप कभी आपको टाइम मिलेगा तो घूमने के लिए अवश्य जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी प्रमुख सहायक नदियों को दूध गंगा, पेनगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। भीमा भी देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रमुख रूप से कृष्णा के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आज के इस चैप्टर के अंतिम नदी और आज का लास्ट टॉपिक, कावेरी। कावेरी नदी, ये कावेरी नदी प्रमुख रूप से काफी इंपॉर्टेंट ये भी नदी है बच्चों दक्षिण भारत की। तो कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है पश्चिमी घाट में। पिछला चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, सारे पर्वतों को पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। नहीं पढ़े हैं तो पिछले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा।
इसकी लंबाई लगभग लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अफवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हमावती, उसके बाद लोकपावन, इसको याद रखना है बच्चों, लोकपावनी, उसके बाद अकावली, लक्ष्मण, तीर्थ तथा काविनी, ये सारी क्या है इसके प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं। ठीक है। अंततः ये नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है बच्चों, प्रमुख रूप से मिल जाती है। यानी कि ये है आपका प्रमुख से दक्षिणी भारत और ये है आपका बंगाल की खाड़ी और ये हुआ आपका दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पर आकर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब बात करते हैं उपरोक्त तो नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिनमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा प्रमुख नदी है। तो दामोदर नदी कहाँ पर है बच्चों प्रमुख रूप से, ये हमारा बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड से होकर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी ये भी बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से होकर के बहती है, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। कोयला खदान, इस इन नदियों के निकट ही कोयला के खदान है। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों 10th क्लास में, जब जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा वहां पर दामोदर घाटी जो कोयला उत्पादन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चले आगे बात करते हैं, आज का चैप्टर यहाँ पर क्लोज करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को देख लेते हैं स्टार पॉइंट के रूप में। क्या आप लोग जानते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है बच्चों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो पहला नंबर में जो जलप्रपात आता है उसका नाम क्या है। ठीक है। ये जो शिव समुद्र जलप्रपात है बच्चों, ये प्रमुख रूप से कावेरी नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और कावेरी नदी पर बना हुआ है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार सुवर्ण क्षेत्र को विद्युत उत्पादन मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। तो कोलार की जो खान है ये सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी को ये क्या करती है बच्चों, प्रमुख रूप से शिव समुद्रम जो जलप्रपात है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है तो प्रमुख रूप से मैसूर जो कर्नाटक में है, जहाँ पर टीपू सुल्तान का घर था बच्चों, मैसूर और कोलार के जो खान है सोना का, इसको विद्युत उत्पादन यानी प्रदान करती है, आपूर्ति करती है। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको मैं क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए और ये कहाँ पर स्थित है और आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।